शून्य से शिखर तक अपने विद्यालय को कैसे ले जाएं, आज ये मेरा थीम है, शून्य से शिखर तक। ये वीडियो उन प्रबंध तंत्र के लिए है जो अभी हालिया में जिन्होंने स्कूल या विद्यालय बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बनवा चुके हैं, बिल्डिंग खड़ी कर चुके हैं, या ऐसे भी लोग जिन्होंने बिल्डिंग भी खड़ी कर ली है, स्कूल भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र संख्या नहीं बढ़ पा रही। अब क्वेश्चन ये उठता है कि शून्य से शिखर तक विद्यालय को हम कैसे ले जाएँ। मैंने आज सोचा कि चूँकि मुझे 20-22 वर्षों का शैक्षिक अनुभव है इस क्षेत्र में, मैं शिक्षक हूँ, गणित का शिक्षक हूँ, मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे अपने 20-22 वर्षों के अनुभव को आप लोगों से साझा करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपके या प्रबंध तंत्र को थोड़ी सी मदद कर सकें। अगर पॉइंट अच्छे लगेंगे तो फिर मैं और भी आगे इसमें वीडियो बनाऊँगा। ये केवल मेरे एकमात्र सुझाव है, बाकी आप लोग भी योग्य हैं, ठीक है ना। आप सुझाव हैं, आप स्वीकार करें या अस्वीकार करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि विद्यालय शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचाएं। बिल्डिंग बहुत बड़ी हमने खड़ी कर ली, अब विद्यालय में छात्र संख्या कैसे बढ़ाएं। तो सबसे जो नेसेसरी पॉइंट है कि हमारे पास एक टीचर या टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। प्रायः ये देखा गया है कि शिक्षकों का जो चुनाव किया जाता है उसमें कुछ अच्छे विद्यालय तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लेकिन 50% हमने देखा कि विद्यालय इस प्रोसेस यानी सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। अब उसका रीज़न, जब वो फॉलो नहीं करेंगे यानी कि प्रॉपर परीक्षा नहीं लेके टीचर को भर्ती करेंगे। अब यहाँ परीक्षा लेने का मतलब ये है कि हमें परीक्षा केवल हमें उस टीचर को ये देखना है कि उसको अपने विषय की सामान्य जानकारी है कि नहीं। हमें बहुत हार्ड पेपर नहीं बनाना है, हमें बहुत टफ पेपर नहीं बनाना। हम उसको टीजीटी या पीजीटी या लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए नहीं बुला रहे हैं, ठीक है ना। हमें अपनी छोटी सी क्लास है 9, 12 या जो भी है तो हमें ये देखना क्या उसको सामान्य विषय की जानकारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए शिक्षक गया क्लास में 30 से 40 बच्चों के सामने गया और वहाँ पे निरुत्तर हो जाए, ठीक है। तो जानकारी, सामान्य जानकारी के लिए आप उससे एक क्वेश्चनर, एक प्रश्नावली तैयार करा सकते हैं। तो उस प्रश्नावली के थ्रू ये पता चल जाएगा कि शिक्षक को अपने विषय की संबंधित जानकारी है कि नहीं। अच्छा, जब आपने शिक्षक को स्वयं रिक्रूट किया है, स्वयं उसको आपने चयनित किया है, तो फिर आपके सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क नहीं लग पाएगा। जब क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो फिर शिक्षक का स्थायित्व तो बना रहेगा विद्यालय में, और जहाँ शिक्षक स्थायित्व तो बनता है उस विद्यालय की साख बनती है। क्योंकि जब हम, आप भी याद रखिए, आप व्यूअर्स हैं, आप भी अपने विद्यालय के बारे में बता दो कि मिस्टर एक्स टीचर थे, वहाँ पे मिस्टर वाई टीचर थे। तो जब आप भेजते हैं किसी को तो ये बोलते हैं हाँ वहाँ तो गणित के ये सर हैं, फिजिक्स के ये सर हैं, केमिस्ट्री के ये सर हैं। तो एक बेस बनता है विद्यालय में। प्रायः होता क्या है कि अगर आपने 6 महीने, 8 महीने, 2 दिन, 1 दिन, महीने भर, साल भीतर अगर शिक्षकों का आपने उलटफेर कर दिया तो फिर विद्यालय में स्थायित्व की कमी होती है। अब उलटफेर क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने शिक्षक का चुनाव अपने हिसाब से किया ही नहीं। प्रायः ये देखा जाता है कि जब शिक्षक, अब किसी शिक्षक की सरकारी नौकरी लगे या प्राइवेट में अच्छी जगह कहीं चला गया या किन्हीं अन्य कारणवश विद्यालय छोड़ गया, तो फिर आनन फानन में प्रबंध तंत्र को शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर वो कहीं ना कहीं विद्यालय के ही सहकर्मियों से, विद्यालय के ही लोगों से बात करता है, अपने शिक्षक समुदाय से, कि हाँ भाई XYZ विषय के संबंधित टीचर लाइए। अब XYZ संबंधित विषय के टीचर 1-2 दिन में विद्यालय में आ भी जाते हैं। तो कभी कभी टीचर अच्छे भी आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि उस लेवल के टीचर ना पहुंच पाए। तो जब उस लेवल के टीचर नहीं पहुंच पाते तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पढ़ाई का स्तर गिरता है। जब पढ़ाई का स्तर गिरेगा तो फिर छात्र का अहित होगा और अल्टीमेटली वो अहित आपको भी प्रभावित करेगा, यानी प्रबंध तंत्र को भी प्रभावित करेगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने शिक्षक का चुनाव किया, आपने ही किया, आपने का मतलब प्रबंध तंत्र ने किया। अब जब प्रबंध तंत्र करेगा तो फिर उसकी कुछ समस्याएं भी, ऐसा तो है नहीं कि टीचर बना है तो हमेशा बना ही रहेगा। हो सकता है कि टीचर को किन्हीं कारणवश जाना पड़ जाए, हाँ, फिर उसकी उस समस्या को आपको सुनना होगा। प्रायः देखा जाता है कि प्रबंध तंत्र को ये लगता है कि नहीं, इनके चले जाने से या इनके जाने से हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर वो उसकी समस्याओं को इग्नोर करता है। लेकिन एक अच्छा कुशल प्रबंध तंत्र की एक खासियत ये होती है कि अपने शिक्षक को बैठाल के पहले उसकी ग्रीवेंसेस, उसकी दुख, उसकी पीड़ा को समझता है। हाँ, अगर उसकी दुख या पीड़ा आपके अंडर में आ रही, यानी प्रबंध तंत्र के सीमित दायरे में आ रही है, तब तो उसका निदान वो प्रबंध तंत्र करेगा।
कोशिश करेगा कि शिक्षक रुक जाए, लेकिन अगर शिक्षक ही हठधर्मी है, अगर शिक्षक ही उसको लग रहा कि नहीं, उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद भी नहीं रुक रहा है, तो फिर वहाँ प्रबंध तंत्र कुछ नहीं कर सकता, तो वो शिक्षक वहाँ पे फ्री है जाने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने 4th पॉइंट लगाया, सॉर्ट आउट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द टीचर, यानी टीचर की समस्याओं का निराकरण भी हमें पॉजिटिव वे में यानी धनात्मक तरीके से करना है। यहाँ धनात्मक तरीके से करने का मतलब ये कि हमें उसकी समस्या को समझना है। सेकंड पॉइंट, अब हम सेकंड पॉइंट में आते हैं, सैलरी फिक्सेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा क्रूशियल पॉइंट है प्रबंध तंत्र के लिए। सैलरी फिक्सेशन यानी वेतन निर्धारण। होता क्या है कि हमारे प्रबंध तंत्र को अपने हिसाब से वेतन बनाता रहता है। कोई टीचर आया, उसको ये भूल जाता है कि हम इस टीजीटी ला रहे हैं या पीजीटी ला रहे हैं या पीआरटी टीचर ला रहे हैं, क्योंकि शासन भी क्या करता है, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखें तो वहाँ पे टीजीटी का एक फिक्सेशन है, पीजीटी का एक फिक्सेशन है, पीआरटी का एक फिक्सेशन है। लेकिन होता क्या है कि प्राय देखा जाता है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी शिथिलता ले आता है। जब शिथिलता ले आएगा तो एक ही पीजीटी लेवल के पता चला 2 से 4 टीचर हैं और दोनों 2 से 4 टीचरों में वेतन में विसंगति है। जब वेतन में विसंगति होगी तो ऐसा तो है नहीं, सहकर्मी को जो पता चल जाता है कि एक्स की कितनी वेतन है, वाई का कितना वेतन है, तो जब आपस में ही वेतन का इस तरीके से पारदर्शिता ख़त्म हो जाती है तो फिर उस व्यक्ति को लगने लगता है कि मैं क्यों अपना इसमें एफर्ट डालूं, मैं क्यों इतना प्रयास करूं। तो विद्यालय को चाहिए, एक अच्छे प्रबंध तंत्र को चाहिए कि अपना वेतन एकदम शीशे की तरह साफ रख दे कि हाँ भाई टीजीटी हम इतने से इतनी रेंज देंगे, पीजीटी हम इतनी रेंज है, वो खुला होना चाहिए, वो गोपनीय नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि 90% विद्यालयों में ये गोपनीयता बनाई जाती है, और जहाँ गोपनीयता बनती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर विद्यालय शून्य से शिखर तक पहुँचने में उसको दिक्कत होती है। आप अगर एक अच्छे विद्यालयों में चले जाएँ तो वहाँ पे एक सैलरी फिक्सेशन है, XYZ कोई भी आए उसको उतनी ही मिलनी है। वहाँ पे किसी सोर्स की या किसी सिफारिश की या किसी अनुभव के आधार पर नहीं मिलती है। उन्होंने एक फिट कर दिया कि आप अगर टीजीटी आपको इतना मिलेगा, पीजीटी आपको इतना मिलेगा। तो वेतन निर्धारण करने से क्या होता है कि एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी आ जाती है या एक रूपता आ जाती है वेतन में, तो कार्य करने में भी शिक्षक को अच्छा महसूस होता है। जब शिक्षक अच्छे से महसूस करके काम करेगा तो वो पॉजिटिव ऊर्जा लेके जाएगा अपनी क्लास में, अपने बच्चों में। जब पॉजिटिव ऊर्जा अपने बच्चों में डालेगा तो जाहिर सी बात है कि शैक्षिक वातावरण वहाँ पे अच्छा होगा, वो फिर कहीं ना कहीं छात्र संख्या को बढ़ाने का एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। इसके बाद आता है ड्रेस कोड, यानी ड्रेस कोड की बात करें, यानी शिक्षकों की भी अपनी एक ड्रेस कोड होनी चाहिए। इस विषय पे ड्रेस कोड पे जब कभी भी ड्रेस कोड की बात आती है तो शिक्षक समुदाय में एक रोष उत्पन्न हो जाता है कि भाई हम ड्रेस क्यों पहने, विद्यालय हमारे ऊपर ड्रेस कोड को थोप रहा है, हम क्यों पहने भाई ड्रेस कोड। तो हमारे हिसाब से प्रबंध तंत्र और शिक्षक समुदाय को भी ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। ड्रेस कोड का पालन करने से ये होता है, जैसे विद्यालय में ड्रेस क्यों बनाई जाती है, विद्यालय में यूनिफॉर्म बनाने का यही मतलब है कि कोई भी बच्चा, क्योंकि विद्यालय में सब प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें अमीर गरीब मध्यम सारे बच्चे पढ़ते हैं। अब मान के चलो कि ड्रेस कोड नहीं है तो अमीर अच्छे कपड़े पहन के आएगा, गरीब उतने अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएगा। जब एक ही क्लास में बैठेगा तो फिर उसका कहीं ना कहीं अपने आप को उसके अंदर हीन भावना जनरेट होगी। जब हीन भावना जनरेट होगी तो बच्चा फिर पिछड़ता चला जाएगा। जब पिछड़ेगा तो क्लास में पिछड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं फेल होगा तो विद्यालय की साख में क्वेश्चन मार्क लगेगा, छात्र संख्या घटती है। इसलिए जो पुराने शिक्षाविद हैं उन्होंने क्या किया कि एक यूनिफॉर्म बना दिया, एक सामान्य यूनिफॉर्म बना दी कि भाई सारे यहाँ पे तो इस प्रांगण में, इस एरिया में सारे लोग बराबर हैं। ऐसे ड्रेस कोड भी टीचरों में होना चाहिए। टीचरों में कहीं ये ना हो जब कभी किसी को संबोधित किया जहाँ भाई वो जीन्स वाले सर को बुलाइए, यहाँ भाई टी शर्ट वाले सर को बुलाइए, ये ना होना चाहिए। संबोधन ये होना चाहिए कि अमुक शिक्षक को बुलाइए, उस शिक्षक को बुलाइए, उस विषय के शिक्षक को बुलाइए, ठीक है। क्योंकि जब आप विभिन्न प्रकार के ड्रेसेस पहनेंगे तो फिर आपको शिक्षक बड़ा हट जाता है। फिर ये होता है कि भाई वो जीन्स वाले सर को बुलाइए, भाई वो कैप वाले सर को बुलाइए, वो हैट वाले सर को बुलाइए, इस टाइप की चीज़ें आने लगती हैं। लेकिन जब ड्रेस कोड होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी तो फिर कहीं ना कहीं विद्यालय को भी अच्छा लगेगा, दूर से देखने में भी अच्छा लगेगा और एक रूपता आती कार्य में। अब क्वेश्चन ये होता है कि ड्रेस होनी कैसी चाहिए, क्योंकि शिक्षक ड्रेस पहनने के लिए तैयार रहते हैं, यानी प्रबंध तंत्र की बात को मानेगा, लेकिन कहीं न कहीं ड्रेस कोड प्रबंध तंत्र शिक्षक पे या शिक्षक समुदाय पे थोपे ना। उसके लिए ऐसी ड्रेस का सिलेक्शन करना चाहिए जिस पे सारे टीचर्स सहमत हों। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पहले आनन फानन में आपको ड्रेस कोड नहीं बनानी है। आपको ड्रेस कोड अगर बनाना ही है तो उसके लिए पहले आप
एक मीटिंग करें, उस मीटिंग में क्या करें, उन कलर्स का, उन फैब्रिक्स का चुनाव कर लें, जिससे कि सारे टीचर जब सर्वसम्मति हो जाए, जब 100% मोहर लग जाए तो उस कलर को आप पारित कर दो। तो बहुत आनंद फानन में हमें रिजल्ट नहीं देना कि अपने मन से ये लो ड्रेस तो मैं कल से पहन के आनी है, ये XYZ। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि टीचर को तो भाई चूँकि टीचर है, कहीं ना कहीं विद्यालय में आएगा, पढ़ाएगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता है कि यार ये तो हमें ये कलर अगर हमारे ऊपर, क्योंकि जब जो चीज़ आप पहनते हैं ना, तो आप जब आप पहन के निकल तो आपके उसमें शिक्षण प्रणाली में भी उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अब जैसे आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चले तो आप देखेंगे आपकी गति में बढ़ोतरी दिखाई देती है। आप एक सामान्य स्लीपर पहन के चले तो आपकी गति थोड़ी मंद हो जाती है। तो पहनावे का या जो भी आप पोशाक है उसका भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षण प्रणाली में भी प्रभाव पड़ता है। ड्रेस कोड की बात हो गई, सिलेक्शन की बात हो गई, सॉर्ट आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये ऐसा लगा मुझे कि एक वीडियो बनाना चाहिए। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आप सहमत हो हमारे, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको लग रहा हो कि नहीं ये अच्छे नहीं है। तो ये मेरी व्यक्तिगत राय थी, और अगर अच्छा लगेगा तो मैं और वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद सर।